Good morning, students. Today we will do the next topic, which is specialized duties and activities of human resource manager or management. बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं पहले. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ओनली स्टाफिंग नहीं आती, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. एम्प्लॉयज से रिलेटेड बहुत सारी बातें आती हैं जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. टॉपिक का नाम ही है कि हमें क्या पता करना है. जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है हमारी, तो उसकी क्या ड्यूटीज़ क्या एक्टिविटीज़ होती हैं. तो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा वाइडर टर्म है. अगर हम स्टाफिंग से कंपेयर करें तो इसका स्कोप काफ़ी वाइड होता है. इसके अंदर स्टाफिंग के साथ साथ रिकॉर्ड रखना एम्प्लॉयज़ की, उनकी पर्सनल्स की पॉलिसीज़ बनाना, उसके अलावा उन पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना, पर्सनल्स के रिगार्डिंग रिसर्च करना, एक्सपर्ट सर्विसेज देना, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो स्टाफिंग क्या है, एक ओनली पार्ट है, एक सिंगल पार्ट है किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. अब ये कह रहे हैं जो स्पेशलाइज्ड ड्यूटी और एक्टिविटीज़ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, वो दे रखी है आपको. इसमें फर्स्ट है बेटा रिक्रूटमेंट. फर्स्ट है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट क्या होती है बेटा, ये मैंने तुम्हें पहले भी जब हमने स्टाफिंग पढ़ी थी तब भी मैंने रिक्रूटमेंट थोड़ा सा बताया था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है. एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है तुम्हारा, स्टाफिंग का पहला फंक्शन है. प्रोसेस पढ़ोगे तुम स्टाफिंग का, वहाँ पे पढ़ोगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का जो पहला काम है दैट इज़ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट क्या होता है बेटा, इनवाइट करना, लोगों को इनवाइट करना कि हमारी कंपनी में आके अप्लाई करो, हमारे पास ये वैकेंसी है. समझ में आ गई बेटा. सबसे पहले काम है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर दैट इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम लोगों को इनवाइट करते हैं. लाइक अगर हमारे स्कूल में कॉमर्स डिपार्टमेंट में एक पोस्ट खाली होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं कि आके क्या करो, अप्लाई करो, ताकि हमारे पास चॉइस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो और हम बेस्ट वन को चूज़ कर पाएँ. तो ये इसका पहला काम है. सेकेंड है प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या देता है, बहुत सारी एक्सपर्ट सर्विसेज देता है जो स्पेशल नॉलेज पे, जिसके लिए स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है. वो क्या क्या होती है, जॉब इवेल्यूएशन. जॉब इवेल्यूएशन होती है बेटा किसी भी जॉब का मूल्यांकन करना कि वो किस तरह की जॉब है, कितना टाइम लेगी, क्या उस पर मेथड अप्लाई होगा, ये सब. उसके बाद परफॉर्मेंस अप्राइजल. परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है बेटा एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको इवेल्युएट करना कि वो काम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं. देन नेगोशिएटिंग विद ट्रेड यूनियंस. ट्रेड यूनियंस बनी होती है बेटा एम्प्लॉयज़ की, उनके साथ नेगोशिएशंस होती हैं. लाइक जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनसे रिलेटेड पर्क से, सैलरी से रिलेटेड, तो उनके साथ बातचीत करना भी किसका काम होता है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का. नेक्स्ट है बेटा डेवलपिंग कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स. कंपनसेशन मुआवजे से रिलेटेड इंसेंटिव्स होते हैं प्रेरणादायक, जो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, अपने पर्सनल से रिलेटेड पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करता है, टाइम टू टाइम रिसर्च करता है. और इस रिसर्च के बेसिस पे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या बताता है, नई नई टेक्निक बताता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फील्ड की, जिससे वो क्या कर सकते हैं, नए नए कंपनसेशन इंसेंटिव प्लान्स बनाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट. देन बेटा हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स. ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें. तो ये कह रहा है इसका अगला काम क्या है, शिकायतों को हैंडल करना. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्या करे, कॉर्डियल रिलेशन बना के रहे. कॉर्डियल होता है बेटा मधुर, मीठे, अच्छे रिलेशंस बना के रखे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में. इसके लिए वो क्या करेगा, वो दोनों पार्टीज को इन्फॉर्म करेगा एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन के बारे में कि एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन है और एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर से क्या एक्सपेक्टेशन है. और वो क्या करेगा, कोई भी डिस्प्यूट्स अगर राइज होगा तो उनको क्या करेगा, ख़त्म करेगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़. अब ये कह रहा है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेट करना. किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयज़ की. अब इसमें क्या क्या आता है बेटा, इसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी आती है, इसमें प्रमोशन पॉलिसी आती है, रिटायरमेंट पॉलिसी आती है, सिलेक्शन पॉलिसी आती है. इन सारी पॉलिसीज़ को बनाते टाइम एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग में एम्प्लॉय और
एम्प्लॉयर या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों ही पार्टीज का इंटरेस्ट अपने दिमाग में रखना पड़ेगा और उसके बाद उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी उसने पॉलिसी बनाई है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है फॉर्म में या नहीं हो रही है। ये इसका है एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है बेटा 6, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स। अब देखो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या बनाती है, बहुत सारे लेजिस्लेटिव मेजर्स बनाती है एम्प्लॉयज से रिलेटेड, लाइक पीएफ में इतना परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर, इतना कंट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट, इतना एम्प्लॉई। उसके अलावा कंपनसेशन से रिलेटेड कि अगर किसी को कोई हार्म हो गया, कोई मिसहैपनिंग होगी किसी एम्प्लॉय के साथ ड्यूरिंग वाइल वॉकिंग, तो क्या उसके लिए तुम क्या कंपनसेशन पे करोगे। इन सब से रिलेटेड कुछ एक्ट बने हुए हैं लाइक वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अगर इन एक्ट के जो भी इसमें गाइडलाइंस दे रखी है अगर हम उनको फॉलो ना करें तो बेटा क्या हो सकता है, आपके एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केस हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये काम है कि वो क्या करे, इस एक्ट की जो भी एक्ट बने हुए हैं इनका क्या करे, इनको अच्छे से फॉलो करवाए फॉर्म के अंदर, इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का जो काम है वो क्या काम है, उसको रिकॉर्ड्स रखने हैं हर चीज़ के, एम्प्लॉयज से रिलेटेड, पर्सनल से रिलेटेड, कैसे रिक्रूटमेंट कितनों की थी, सिलेक्शन किसका हुआ, ट्रेनिंग किसकी रिक्वायरमेंट किसको है, प्रमोशन किसका किया, किसका ट्रांसफ़र हुआ, किसको कितनी रेम्यूनरेशन दी जाती है, इन सब बातों का उसको क्या रखना है, डिटेल रखना है। उसके बाद है वो ये क्यों रखता है, ताकि फ्यूचर में कभी भी रिक्वायरमेंट पड़े तो वो क्या दे सके, वो इन रिकॉर्ड्स को प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट है बेटा डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, रिव्यू करता रहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, क्योंकि बेटा स्ट्रक्चर डायरेक्टली रिलेट करता है ह्यूमन बीइंग को, एम्प्लॉय को, फर्म के। तो ये रिव्यू करता रहता है स्ट्रक्चर को और क्या देता है, टाइम टू टाइम सजेशंस प्रोवाइड करवाता है मोर इफेक्टिव बनाने का स्ट्रक्चर को। तो ये है बेटा इसके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कुछ ड्यूटीज और एक्टिविटीज। अब बेटा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टाफिंग एज लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। जो स्टाफिंग है ये कह रहा है वो कैसे काम करती है, एक वो लाइन एज ए लाइन मैनेजर भी काम करता है आपका पर्सोनल जो मैनेजर होता है, उसके अलावा एक स्टाफ एक्टिविटी भी होती है। तो देखो अब ये कह रहा है स्टाफिंग आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो है ही है, उसके साथ साथ फंक्शनल एरिया भी होता है। फंक्शनल एरिया का मतलब बेटा डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, वैसे ही कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट आपका किसका होता है, स्टाफिंग के लिए होता है। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एचआर डिपार्टमेंट भी होता है। तो बेटा यही दो बातें यहाँ पे क्लियर करेगा। ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की पहली हेड दे रखी है आपकी। एक बात याद रखना पहले तो, स्टाफिंग ये याद रखना, स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो है ही है, ये तो अंडरस्टूड है, थर्ड फंक्शन होता है ये। और उसके साथ साथ बेटा ये क्या है, एक डिपार्टमेंट भी होता है, लाइक मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, हमने ये पढ़ा था बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ पे ये डिपार्टमेंट भी होता है अलग से। और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो ये है ही है, ये तो यूनिवर्सली है कि ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो है ही है, थर्ड फंक्शन है ये मैनेजमेंट का। बट इसके साथ साथ ये क्या होता है, एक ये फंक्शनल एरिया भी है। फंक्शनल एरिया किसको बोलते हैं, जो एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसका, उसे बोलते हैं लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टाफिंग एक्सेट्रा। अब पहले में यही बोल रहा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दे ऑल आर परवेसिव नेचर, दस ऑल दीज फंक्शंस आर यूनिफॉर्मली परफॉर्म्ड इन द बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरे को समझाने की नीड नहीं है, जो मैंने तुम्हें बताया ये वही लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट लिख रहा है फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट, ये इन दोनों का मीनिंग समझा रहा है अभी। फंक्शनल एरिया क्या होता है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं एक फॉर्म के अंदर, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाते हैं लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टाफिंग, वो होता है फंक्शनल एरिया। अब ये कह रहे हैं जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है, बट फंक्शनल एरिया हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर रखा है, मैंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, मैं बना बनाया सामान लेके आगे बेच देती हूँ, तो फिर मुझे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नीड नहीं है।
तो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनल एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जबकि जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वो क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि पहला बोल रहा है पर्सनल मैनेजर एज ए लाइन मैनेजर। ये कह रहा है जब पर्सनल मैनेजर स्टाफिंग को एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, तब वो किसका रोल प्ले करता है, एक लाइन मैनेजर का रोल प्ले करता है। दोबारा सुन लो, जब एक पर्सनल मैनेजर मतलब HR मैनेजर जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है उसका मैनेजर, जब स्टाफिंग को एक मैनेजमेंट का फंक्शन मान के काम करेगा, तो वो काम करेगा किसका, लाइन मैनेजर का। इस रोल में वो कौन से काम कंप्लीट करता है, उसके काम होते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग के। In this role, he completes the work of recruitment, selection and training, etc. It is the characteristics of line manager that he is directly responsible for his work. ये कह रहा है यहाँ पे जब वो ये सारे काम परफॉर्म करता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन एक्सेट्रा के, तो यहाँ पे लाइन मैनेजर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा अपने काम के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। अब ये कह रहा है जब पर्सनल मैनेजर एज स्टाफ मैनेजर काम करता है, स्टाफ मैनेजर का बेटा मतलब समझ में आ गया होगा तुम्हें, एक डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है इसका। जब पर्सनल मैनेजर स्टाफिंग करता है एज ए फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट का एक फंक्शनल एरिया के वे से अगर वो काम करता है, तो वो रोल प्ले करता है स्टाफ मैनेजर का। इन दिस रोल उसका क्या, जब वो ये रोल प्ले करता है तब वो क्या करता है, वो एडवाइस देता है किसको, अदर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को भी। जैसे प्रोडक्शन है, जैसे सेल्स है, जैसे मार्केटिंग है, वैसे ही हमारा HR डिपार्टमेंट भी बना हुआ है। तो जब वो ये रोल प्ले करेगा तो वो हर डिपार्टमेंटल मैनेजर को क्या देगा, एडवाइस करता रहेगा कि वो एम्प्लॉयज से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफ मैनेजर। स्टाफ मैनेजर का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अल्टीमेट रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि उसने क्या दिए हुए हैं, सजेशन दिए हुए हैं। ओनली सजेशन को मानना या ना मानना सामने वाले के हाथ में है। ठीक है बेटा, ये आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें ये। नेक्स्ट है बेटा, ये समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगी। लाइन मैनेजर होता है बेटा जब आपका मैनेजमेंट का एक फंक्शन तीसरे फंक्शन के तौर पे अगर वो मैनेजर अपना रोल प्ले कर रहा हो या परफॉर्म कर रहा हो अपना काम, तो वो लाइन मैनेजर है। यहाँ पे वो डायरेक्टली अपने हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है HR डिपार्टमेंट, तो वो सजेशंस देता है ओनली, और तब वो एज स्टाफ मैनेजर काम करता है, और वो अपने काम जो रिजल्ट्स आएंगे उसके सजेशन के बेसिस पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है स्टाफिंग करने का? पहले बेटा एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले बेटा हमारा यही काम है, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है, उनका हम क्या लगाएंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। जब हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने पर्सन्स हमें रिक्वायर्ड हैं, तो हम प्रमोशंस को ध्यान रखेंगे कि कितनी प्रमोशंस के थ्रू फुलफिल हो सकती हैं हमारी वैकेंसीज, कितनी रिटायरमेंट होने वाली है, कितने रेजिग्नेशन दिए हैं, कितनों को हमने डिसमिस हमने खुद निकाला है। इन सारी बातों को हम दिमाग में रखेंगे। उसके बाद हम मैन पावर रिक्वायरमेंट को तय करेंगे। ये याद रखना बेटा, रेजिग्नेशन और आपके रिटायरमेंट वगैरह, प्रमोशंस वगैरह सब कुछ ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद हम ये अंदाजा लगाएंगे कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट स्टेप होता है रिक्वायरमेंट। अब मुझे पता चल गया कि मुझे कितने लोगों की ज़रूरत है और क्या क्या क्वालिफिकेशन किस किस डिपार्टमेंट के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लोगों को इनवाइट करूँगी कि आओ और हमारे एंटरप्राइज में आके इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। नेक्स्ट है बेटा सिलेक्शन। अब जब आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, ये याद रखना रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है। इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, और सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, कम से कम लोगों को सिलेक्ट करते हैं। 100 में से एक वैकेंसी फिल करते हैं। ऐसा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बट जो बेस्ट पर्सन होता है, जिसके अंदर कंप्लीट एबिलिटी होती है, जो पूरा जो नेचर ऑफ वर्क है उसके साथ मैच करता है, उस एप्लीकेंट को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन।
प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट का मतलब होता है जॉब पे रखना, पोस्ट को ज्वाइन करवाना। प्लेसमेंट का मतलब होता है जॉब पे रखना, जॉब पे ज्वाइन करवाना, किसी पर्सन को पोस्ट पे ज्वाइन कराना जिसे सिलेक्ट किया गया है। और ओरिएंटेशन के अंदर जो एम्प्लॉय आपने सिलेक्ट कराया, जिसको प्लेस किया है, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्रीफली इंट्रोड्यूस करते हैं कंपनी के साथ, उसके सुपीरियर के साथ, उसके सबॉर्डिनेट्स के साथ, उसके कलीग्स के साथ। तो ओरिएंटेशन होता है थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाना सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स और कलीग्स के साथ, ओरिएंटेशन। नेक्स्ट स्टेप है बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस स्टेप पे जो सिलेक्टेड एम्प्लॉय है, जिसकी प्लेसमेंट हो चुकी है, उसको हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ताकि उसकी एफिशिएंसी और उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो, इंक्रीज हो। नेक्स्ट है बेटा परफॉर्मेंस अप्राइजल। अब वो काम कर रहा है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो चुकी है, वो काम कर रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी को जज करते हैं। वो काम करना उसने शुरू कर दिया है, अब उसकी कैपेबिलिटी को हम जज करेंगे। परफॉर्मेंस अप्राइजल पहले भी वर्ड आ चुका है, मैंने तब भी तुम्हें बताया था कि बंदा कैसा काम कर रहा है, जो उसको काम दिया गया था, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट इज परफॉर्मेंस अप्राइजल। नेक्स्ट होता है बेटा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब आपने परफॉर्मेंस अप्राइजल किया कि वो कैसे काम कर रहा है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, बेटर काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, प्रमोट करोगे, उसके करियर की प्लानिंग करोगे। ये आपका स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है बेटा कंपनसेशन। अब हम इस स्टेप पे क्या डिसाइड करेंगे, उसका कंपनसेशन फिक्स करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। और कंपनसेशन के अंदर बेटा सारी बातें आती हैं पे रिवॉर्ड से रिलेटेड। मतलब ये क्या है, ये प्राइस है, जॉब का प्राइस। इट इज़ द प्राइस फॉर द जॉब। इट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स, दो तरह की हो सकती हैं। पहला है डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट में बेटा सैलरी वेज ही आती है, डायरेक्ट मतलब कैश देना किसी पर्सन को, इसमें सैलरी वेजेस ही आते हैं। ये टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकती हैं। टाइम बेस्ड होंगे बेटा, जैसे एक महीने की सैलरी इतनी, या एक वीक की सैलरी इतनी, एक डेली हमारे इतना अमाउंट। और जो हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है बेटा, परफॉर्मेंस बेस्ड में हम किस बेसिस पे देते हैं कि एक पर्सन ने कितनी यूनिट्स बनाई है, मतलब एक यूनिट के 10 रुपीज़ अगर हम पे करें, तो अगर उसने दिन के अंदर 100 बनाई है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 हम उसे 1000 की पेमेंट करेंगे। दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड। गॉट इट बेटा। टाइम बेस्ड मोस्टली बेटा ऑफिशियल जॉब्स के लिए होता है, लाइक योर टीचर्स को आपकी क्या होती है, टाइम बेस्ड सैलरी मिलती है, उनकी मंथली सैलरी है। बट जो वर्कर्स होते हैं या जो मजदूर लेबरर्स होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह में होते हैं, उनको परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट होती है, जितने यूनिट्स वो बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट बेटा इनडायरेक्ट पेमेंट्स। इनडायरेक्ट पेमेंट्स होती है कुछ अदर फैसिलिटीज़ देना आपके एम्प्लॉयज़ को, लाइक मेडिकल सर्विसेज, इंश्योरेंस। तुमने देखा होगा कि क्या दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जाती है, कभी उनको एजुकेशन से, उनके चिल्ड्रंस के एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अकोमोडेशन मिलती है, अकोमोडेशन मतलब रहने के लिए घर। दैट इज़ द इनडायरेक्ट पेमेंट। दीज ऑल आर द इनडायरेक्ट पेमेंट्स। तो ये था आपका स्टाफिंग प्रोसेस। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। थैंक यू।